नमस्ते, वेलकम टू न्यू वैद्य। दिस इज मोहित कुमार गौतम और आज हम वन शॉट में कंप्लीट करेंगे अष्टांग हृदय के मात्रा शितीय अध्याय को। अब तक अष्टांग हृदय के सेकेंड टर्म के सिलेबस का हमने सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर रखे हैं, बस मात्रा शितीय अध्याय ही बचा है। इसके साथ पूरा सेकेंड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक है आहार मात्रा अपेक्षा, मतलब कि आहार के कितने मात्रा की हमें अपेक्षा रखनी चाहिए। मतलब आहार के फूड आइटम्स जो भी होते हैं उनकी कितनी क्वांटिटी को हमें कंसीडर करना चाहिए। इसमें हम देखेंगे प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड क्या होता है। अलग अलग जैसे क्वांटिटी ऑफ फूड अलग अलग टाइप ऑफ फूड आइटम्स पे भी डिपेंड करता है कि अलग अलग टाइप के फूड है तो उनकी क्वांटिटी भी अलग अलग होती है। वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप के फूड की कितनी क्वांटिटी होगी। ज़्यादा खाना कैसे किसको कहें कि ज़्यादा खाना हो गया, खाना कितना हम क्वांटिटी में लेंगे तो हम बोलेंगे कि कम खाना है ना। इन चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। अलस्का, विसूचिका, दंड अलस्का, ये सारी अलग अलग पैथोलॉजिकल कंडीशंस है जब हम सही तरीके से आहार का सेवन नहीं करते हैं। तो आम दोष की कैसे उत्पत्ति होती है, होता क्या है आम दोष, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन सभी के ट्रीटमेंट्स पढ़ेंगे कि ये सारी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो इनका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं। और बीमारियों का ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, मतलब कोई भी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो किसी एक फंडामेंटल्स पे करते हैं ना, कोई उसका सिद्धांत होता है जिसके मूलभूत सिद्धांत पे हम कोई भी इलाज करते हैं। तो उन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। अजीर्ण क्या होता है, दुष्ट आसन क्या होता है, आहार विधि क्या होनी चाहिए। फूड दैट शुड बी कंज्यूम्ड हैबिचुअली, जो पथ्य आहार है ना, जो रेगुलर बेसिस पे जिसका हम सेवन कर सकते हैं, वो क्या क्या होते हैं, पथ्य आहार क्या होते हैं। फूड दैट शुड बी कंज्यूम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मील, खाने से पहले कुछ चीज़ों का सेवन करना चाहिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए। अनुपान क्या होता है, आहार काल क्या होता है ना, इन सभी के बारे में हम देखेंगे एक एक करके। पहला टॉपिक हम देखेंगे आहार मात्रा अपेक्षा। तो इसमें क्या है, राइट अमाउंट ऑफ फूड का हमें सेवन करना चाहिए, तो अंडरस्टूड है। प्रॉपर क्वांटिटी एसेंशियल इन रिस्पेक्ट ऑफ फूड, अलग अलग फूड आइटम्स के बिहाफ पे हम देखेंगे कि उनके अलग अलग क्वांटिटी क्या क्या होते हैं ना, उसके बारे में हम देखेंगे। तो श्लोक क्या है, मात्राशी सर्वकालम स्यान मात्रा ही अग्नि प्रवर्तिका मात्राम द्रव्यान्य अपेक्षन्ते गुरुण्य अपि लघुन्य अपि गुरुनाम अर्धसौहित्यम लघुनाम ना अतितृप्तता। इसमें क्वांटिटी ऑफ फूड की बात कर दी है, इसके बारे में देखेंगे हम आगे। मात्रा प्रमाणम निर्दिष्टम सुखम यावत विजिर्यति, वन शुड ऑलवेज कंज्यूम फूड प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड, है ना। तो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड हमें सेवन करना चाहिए। अब प्रॉपर क्वांटिटी होता क्या है, तो प्रॉपर क्वांटिटी वो होता है जो अग्नि को एक्टिवेट करे। जो अग्नि को एक्टिवेट करता है उसे ही हम बोलते हैं कि ये प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड है। अब अग्नि को एक्टिवेट करना मतलब क्या होता है, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में कंसिडर करिए हवन कुंड को। तो हवन कुंड में क्या होता है, जब आप धूप वगैरह जो भी हवन की सामग्री होती है, आपने देखा होगा कि स्वाहा स्वाहा करके उसमें हवन की सामग्री डाला जाता है। तो आप अगर ये चीज़ ध्यान देंगे तो उसका एक प्रॉपर क्वांटिटी में अगर वो हवन सामग्री ना डाले, बहुत कम हवन सामग्री डाले, तो क्या होगा, अग्नि बुझ जाएगा। एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फ्यूल उसको ना मिलने के कारण अग्नि बुझ जाएगा। और वहीं अगर एक ही बार में आप बहुत ज़्यादा हवन सामग्री डाल देते हैं तभी बहुत ज़्यादा धुआं हो जाएगा और पूरा बंद हो जाएगा ना, अग्नि बुझ जाएगा। उसी प्रकार से अपने इस ये जो शरीर में हमारी अग्नि है उसी तरीके से उसको भी हम देख सकते हैं कि प्रॉपर क्वांटिटी में अगर हम फूड का सेवन ना करें तब भी अग्नि बुझ जाएगा, और बहुत ज़्यादा अचानक खा ले तब भी अग्नि बुझ जाएगा। तो इसीलिए प्रॉपर अमाउंट कौन है, जो कि अग्नि को पूरे टाइम प्रज्वलित रखे। तो ये हो गया प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड खाना चाहिए। और प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड क्या होता है, जो अग्नि को एक्टिवेट करे। अब जो लघु आहार हैं और जो गुरु आहार हैं, इन दोनों की एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी होते हैं प्रॉपर डाइजेशन के लिए। अब लघु आहार क्या होते हैं, गुरु आहार क्या होते हैं, वो हम देख लेंगे कि कुछ कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जैसे ऑयली फूड है, नॉन वेज वगैरह है, इन सबको हम गुरु आहार में कंसिडर करते हैं। और कुछ फूड आइटम्स को हम लघु आहार में कंसिडर करते हैं। तो गुरु आहार की क्वांटिटी अलग होनी चाहिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए, और लघु आहार की क्वांटिटी अलग होनी चाहिए प्रॉपर डाइजेशन के लिए। एक जनरल रूल की बात करें तो जो हेवी टू डाइजेस्ट हैं, मतलब जो गुरु आहार हैं, जैसे ऑयली फूड, नॉन वेज, स्वीट्स, ये जो गुरु आहार हैं इनको कितना खाना चाहिए। तो एक बार क्या करिए, जैसे नॉन वेज अगर आप खाते हैं या फिर स्वीट्स वगैरह खाते हैं, ऑयली फूड वगैरह खाते हैं, तो एक बार इन चीज़ों का सेवन भरपेट कर लीजिए। मतलब पूरा खाने के बाद जब आपको लगे कि नहीं अब मेरा पेट पूरी तरीके से भर गया, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो वो मतलब आप फुल्ली सेटिस्फाइड है उतने क्वांटिटी ऑफ फूड से। तो प्रॉपर अमाउंट क्या होगा उसके प्रॉपर डाइजेशन के लिए, उसका एग्जैक्ट आधा, जितना खा के आप फुल्ली सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं उसका आधा क्वांटिटी प्रॉपर डाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा, है ना। तो ये हो गई गुरु मात्रा के प्रॉपर डाइजेशन के लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए, कितने क्वांटिटी को सही मानेंगे, है ना। इसको क्या बोलते हैं, अर्ध सौहित्य, मतलब आधा सेटिस्फेक्शन आपको मिला है ना।
आधा सेटिस्फैक्शन नहीं, मतलब पूरे सेटिस्फैक्शन मिलने के लिए जितना आप फूड का कंजम्पशन कर रहे हैं उसका आधा क्वांटिटी। ठीक है। इफ द फूड इज लाइट टू डाइजेस्ट, मतलब जो लघु आहार है ये तब तक खाना चाहिए जब तक इंसान मतलब बहुत ज़्यादा ना हो जाए कि नहीं अब बहुत ज़्यादा हो गया, इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। जब तक मतलब लाइक हाँ अब मैं सेटिस्फाइड हूँ काइंड ऑफ, तब तक ठीक है कि खाने के बाद थोड़ा पेट से भरना भरा भरा सा लग रहा है तो बस हो गया, इतना पे छोड़ देना चाहिए लघु आहार का सेवन। द राइट अमाउंट ऑफ फूड इज दैट विच अंडरगोज डाइजेशन इजीली। तो राइट अमाउंट क्या है, जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए, जो अग्नि को प्रज्वलित करे। और ये अलग अलग फूड आइटम्स के रिस्पेक्ट पे हमने कैसे डिसाइड किया कि गुरु आहार की बात करें तो जितने क्वांटिटी से पूरा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसका आधा क्वांटिटी क्या करेगा, अग्नि को प्रज्वलित भी करेगा और इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। तो गुरु आहार के लिए वो प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड है। लघु आहार के लिए क्या प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ फूड है, जब तक आपको बहुत ज़्यादा ना लगना है कि अब ओवर हो गया, इस टाइप से नहीं, इसके जस्ट पहले तक जितने क्वांटिटी से आपको लगेगा कि नहीं अब हो गया, अब मुझे रुक जाना चाहिए, तो वो क्या करेगा, उतना क्वांटिटी ऑफ लघु आहार इजीली डाइजेस्ट भी होगा और अग्नि को भी प्रज्वलित करेगा। आगे बात करें इफेक्ट ऑफ टेकिंग मोर और लेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ फूड। ये तो हुआ कि प्रॉपर क्वांटिटी क्या होती है, अब ज़्यादा या कम खाने से क्या क्या इफेक्ट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो कंज्यूमिंग लेस क्वांटिटी ऑफ फूड डज नॉट इंक्रीज स्ट्रेंथ। कम क्वांटिटी ऑफ फूड में खाएंगे तो वो स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करेगा। यूजुअली हम स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ओजस बढ़ाने के लिए इन्हीं सब चीज़ों के लिए खाने का सेवन करते हैं ना, लेकिन अगर हम कम खाते हैं तो ना स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ना ओजस बढ़ेगा, ना शरीर प्रॉपरली नरिश्ड होगा। और लंबे समय तक कम खाना हम खाएं तो वात इम्बैलेंस की वजह से जो डिसऑर्डर्स होती हैं वो भी उत्पन्न हो सकती हैं। और एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड भी डिजायरेबल नहीं होता है। कम तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। इट कॉजेज क्विक इंक्रीज ऑफ दोषास, ये अचानक से है ना सारे दोषों को विशिएट कर देगा, तो इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ खाना भी नहीं खाना चाहिए हमें। अब इफेक्ट ऑफ ओवर ईटिंग, अब ओवर ईटिंग को अलग से हम देखेंगे कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके। पिड्यमानो हिब्बवाताद्या युगपत्ते न कोपिता आमे न अन्ने न दुष्टे न तदेव अविश्य कुर्वते विष्टम्भ्यंतो अलसकम च्यावयंतो विसूचिकाम अधर उत्तर मार्गाभ्याम सह सैवा जितात्मना। ड्यू टू ईटिंग एक्सेस क्वांटिटी ऑफ फूड, ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ फूड खाने से क्या होगा, वात और बाकी जो दोष हैं अचानक से इंक्रीज होंगे, सारे अचानक से विशिएट होने लगेंगे। ठीक है। और आगे देखें, एंड एसोसिएटिंग विद द अनडाइजेस्टेड एंड विशिएटेड फूड प्रोड्यूसेस डिजीज। अब अचानक से सारे दोष विशिएट हो गए, ऊपर से क्या है आपने ज़्यादा खा लिया है तो फूड का प्रॉपर डाइजेशन भी नहीं हुआ है, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो आम बन गया है, उसी को आम बोलते हैं ना। अभी तक आप समझिए कि आम मतलब क्या है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो मंद अग्नि के कारण, जो अग्नि सही तरीके से एक्टिवेट ना होने के कारण फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को हम आम बोल रहे हैं। तो अचानक से जो ढेर सारे दोष विशिएट हुए हैं वो आम के साथ, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और अलास्का जैसे डिजीजेस को कॉज करेंगे। अलास्का क्या होता है कि ये क्या करेगा, आपके एलिमेंट्री कैनाल में स्टक हो जाएगा और मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जो भी फूड आपके एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है उसके मूवमेंट को वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। ठीक है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अलास्का। तो क्या होता है, ओवर ईटिंग करने की वजह से वात आदि दोष बढ़ जाएंगे साथ में, और आम के साथ मतलब अनडाइजेस्टेड फूड के साथ एसोसिएट हो जाएंगे और अलास्का कॉज करेंगे। अलास्का कैसे कॉज करेंगे, बाय ब्लॉकिंग द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड विसूचिका। अलास्का और विसूचिका कॉज करेंगे। विसूचिका क्या होता है, विसूचिका बाय एक्सपेलिंग आउट द अनडाइजेस्टेड फूड इन बोथ डाउनवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्शंस। ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसका दोनों साइड से मूवमेंट होने लगेगा। दोनों साइड मतलब ऊपर से वॉमिटिंग और नीचे से डायरिया, है ना, साइमल्टेनियसली। दिस इज सीन इन पर्सन्स हु आर नॉट सेल्फ कंट्रोल्ड एंड हु कैन नॉट कंट्रोल देयर क्रेज फॉर ईटिंग। तो अलास्का और विसूचिका किस में होने के ज़्यादा चांसेस हुए हैं, जिनमें सेल्फ कंट्रोल नहीं होता खाने को लेके, और जो एकदम पागल रहते हैं खाने को लेके, ना कि भुक्कड़ टाइप जो होते हैं। अब अलास्का क्या होता है, इसमें प्रयाति न ऊर्ध्व न अधस्तादाहारो न च पच्यते आमाशये अलसी भूतस्तेन सो अलसका स्मृता। फूड नाइदर कम्स आउट इन द अपर रूट बाय वॉमिटिंग, ना ही, अब ये पूरा ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है आपका मार्ग, तो इसके कारण क्या होगा, ना अपर रूट से वॉमिटिंग के थ्रू फूड निकल रहा है और ना ही वो डाउनवर्ड रूट से परगेशन मतलब स्टूल्स के फॉर्म में निकल पा रहा है।
नॉट डज इट अंडरगो डाइजेशन इन द स्टमक, और ना ही ये डाइजेस्ट हो रहा है। इट स्टेज इन द स्टमक लेजिली, आलस से, इसलिए इसको अलस्का कहते हैं। सच अ डिजीज कंडीशन इज नोन एज अलस्का। तो अलस्का में क्या हो रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, खाना पच नहीं रहा है। ये नहीं कि आमाशय में जाके खाना पच जा रहा है, आमाशय में खाना पच भी नहीं रहा है, ना ही ऊपर से वॉमिटिंग के थ्रू निकल रहा है, ना ही नीचे से वो स्टूल के फॉर्म में निकल रहा है, वो पेट में ही आलस्य के फॉर्म में लेजिली पेट में ही रहेगा, है ना, और ऑब्स्ट्रक्ट करेगा पूरे एलिमेंट्री कैनाल को। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अलस्का बोलते हैं। विसूचिका क्या होता है, विविधैः वेदनोद्भेदैर्वायवादि भृशकोपतः सूचिभिर इव गात्राणि विद्यति इति विसूचिका। ये क्या है, जिसमें सूची की तरह भेदन का ऐसा आपको फीलिंग है ना। इसका मतलब क्या होता है बता रहा हूँ। ड्यू टू सडन एंड प्रोफाउंड एग्रेवेशन ऑफ वात, अचानक से वात के इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, और बाकी दोषों के भी इम्बैलेंस के कारण क्या होता है, इंसान को बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा पूरे शरीर में। जैसे कि प्रिक्ड बाय नीडल्स, नीडल्स को क्या बोलते हैं, सूची बोलते हैं ना। तो सूची से लगता है कि ऐसा कोई भेद रहा है आपको अंदर से, है ना, लगता है पूरे शरीर में नीडल से प्रिक किया जा रहा हो, इसलिए इसको विसूचिका बोलते हैं। सूची मतलब नीडल, तो ऐसा लगता है कि नीडल से पूरे शरीर में कोई प्रिक कर रहा है, तो इस टाइप का पूरे बॉडी में पेन होता है ना। तो इसमें विसूचिका में ये चीज़ें होती हैं। अब इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट दोषास इन अलास्का एंड विसूचिका। अब जैसे मैंने बोला कि क्या होता है, सडन एग्रीवेशन ऑफ वात या बाकी वायव आदि, मतलब वात और बाकी दोषों के सडन एग्रीवेशन के कारण सडन एग्रीवेशन देखने को मिलता है अलास्का और विसूचिका में। तो इन वायु आदि दोषों में से कौन सा दोष एग्रीवेट हो रहा है, तो किस प्रकार के आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, इसमें हम देखेंगे। तो अलस्का और विसूचिका के कंडीशन में जब वात एग्रीवेट होता है सडनली, तो इसके कारण क्या होगा, शूल मतलब एब्डोमिनल पेन होगा, भ्रम डिल्यूजन होगा, अन्ना ब्लोटिंग, पेट फुला फुला सा लगेगा पूरे टाइम पेट भरा हुआ है, कंपम मतलब कपकपाहट होगी, स्तंभ स्टिफनेस आदि जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। पित्त सडनली एग्रीवेट हुआ है तो ज्वर, फीवर, अतिसार मतलब डायरिया, अंतर्दाह मतलब अंदर से लगेगा कुछ जलन जलन सा आपको फील होगा, थ्रेट एक्सेसिव थर्स्ट होगा, प्रलय पैनिक, अनकॉन्शियसनेस जैसी कंडीशंस आपको देखने को मिलेगी जब पित्त की वृद्धि होगी। तो इफ कफ इज एग्रीवेटेड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, छर्दी, वॉमिटिंग, अंग गुरुता, पूरे शरीर में हैवीनेस की फीलिंग आएगा, वाक संघ, डिफिकल्टी टू स्पीक, स्टीवना, एक्सेसिव सलाइवेशन, मुंह में बहुत ज़्यादा लाला स्राव होगा, है ना, और बहुत ज़्यादा थूक बनेगा मुंह में। तो ये हमने देखा कि अलस्का क्या होता है, विसूचिका क्या होता है, और इनमें जो सडन एग्रीवेशन ऑफ दोषास हो रहे थे, तो अलग अलग दोषों के सडन एग्रीवेशन के कारण किस किस टाइप के आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम आगे देखेंगे मैंने ये अलस्का के सिम्टम्स आते कैसे है ना, इसका पूरा मैनिफेस्टेशन देखेंगे हम लाइन बाय लाइन। अलस्का अकर्स स्पेशली इन दोज हु आर वीक, जो कमज़ोर हैं, हु हैव लो डाइजेशन स्ट्रेंथ, हु सप्रेसेस अर्जेस ऑफ द बॉडी। तो जो कमज़ोर हैं, जिनकी डाइजेशन क्षमता अच्छी नहीं है, और जो अपने नेचुरल अर्जेस, जो भी नेचुरल अर्जेस आते हैं उनको जो सप्रेस करते हैं। नेचुरल अर्जेस के बारे में आपने अब नववेगधारणी अध्याय में पढ़ा होगा, है ना। और जो हैबिचुअली ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो हैबिचुअली अपने नेचुरल अर्जेस को सप्रेस कर रहे हैं, उन सब में क्या होता है, वात गेट्स इंक्रीज्ड, पहले तो वात बढ़ जाएगा, और ये कफ के साथ एसोसिएट हो जाएगा, और अनडाइजेस्टेड फूड का जो मूवमेंट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होना चाहिए था उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। मूवमेंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को एलिमेंट्री कैनाल में ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा वात कफ के साथ मिलकर। अब इसके कारण क्या होगा कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टमक के अंदर ही स्टे करेगा फॉरेन बॉडी की तरह। अब वो फॉरेन बॉडी की तरह हो गया, कायदे से उसको या तो निकल जाना चाहिए था शरीर से, या फिर शरीर में एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए था, लेकिन वो पेट में ही फॉरेन बॉडी की तरह अब वो एक्यूमुलेट होके रह जाएगा। इसके कारण क्या होगा, इट लीड्स टू एब्डोमिनल कॉलिक एंड सच अदर सिम्टम्स बट विदाउट वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो एब्डोमेन में और कोलोन में जो भी अलग अलग सिम्टम्स, जो भी अलग अलग व्याधियां उत्पन्न होती हैं, उनको, उन व्याधियों को ये उत्पन्न करेगा, और ना ही ये वॉमिटिंग के थ्रू निकलेगा और ना ही डायरिया के थ्रू निकलेगा। तो ये तो अलस्का में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स कैसे आते हैं, किस प्रकार से अलस्का नाम की व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न हो रही है, उसके बारे में हमने देख लिया। अब हम आगे देखेंगे दंड अलस्का। इसमें क्या होता है, इसमें शरीर हमारा डंडे जैसा जकड़ जाता है। श्लोक क्या है, अत्यर्थ दुष्टास्तु दोषा दुष्टाभिबद्धखा यांतः तिर्यक तनुम सर्वाम दंडवत स्तंभयन्ति चेत दंड अलस्कम नामतम त्यजेद आशुकारिणाम।
इसमें क्या होता है कि हाईली विशिटेड दोषास मूव इनटू ऑब्स्ट्रक्टेड चैनल्स बाय एक्यूमुलेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड जो आम की उत्पत्ति हो रखी थी वो हमारे शरीर के अलग अलग चैनल्स को जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। इसके कारण क्या होगा कि अब हाईली विशिटेड जो दोष हैं वो भी वहां पे जाके एक्यूमुलेट होने लगेंगे। तो और क्या होगा, 10 डोसास गेट ऑब्स्ट्रक्टेड इन द जीआई ट्रैक्ट and begin to move in other unnatural channels. Thus dosa spread throughout the body and make it stiff like a log of wood. अब क्या होगा, जो हमारा महास्रोतस है, जो हमारा मेन चैनल है, जो हमारा एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, अब आम ने क्या किया है, एलिमेंट्री ट्रैक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया है। इसके कारण क्या होगा, दोष को, जो नॉर्मल दोषों का मूवमेंट होना चाहिए था, वो दोष क्या होगा, ये हाईली विशिटेड दोष क्या करेंगे, अलग अलग चैनल्स में जाने लगेंगे। जो जीआई ट्रैक्ट में उनको मूव करना चाहिए था वो अलग अलग चैनल्स में जाने लगेंगे, और वहाँ पे अलग अलग चैनल्स में जाके, अलग अलग स्रोतस में जाके वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और इन दोषों के अलग अलग स्रोतस में एक्यूमुलेट होने के कारण शरीर डंडे की तरह जकड़ जाएगा। ठीक है, और ये कंडीशन क्या होता है कि इस कंडीशन को दंड अलस्क बोलते हैं, क्योंकि डंडे की तरह शरीर अकड़ जा रहा है स्रोतस में हाईली विशिटेड दोषों के एक्यूमुलेशन के कारण। एक्यूमुलेट क्यों हुआ, क्योंकि जो मेन चैनल था हमारा जीआई ट्रैक्ट, उसको तो आम ने ऑब्स्ट्रक्ट कर रखा है। तो ये कंडीशन क्या होता है, असाध्य होता है। इसमें मतलब डेथ है कि मतलब डेथ होना ही निश्चित हो जाती है, डेथ। तो इस कंडीशन में हमको इस ट्रीटमेंट रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट में हाथ अगर हम लगाते हैं तब भी इसमें बचना नामुमकिन है। तो इसलिए इसमें डेथ वो होता है, क्या बोलते हैं, निश्चित होता है दंडलस का कंडीशन में। अब आगे हम देखते हैं आम दोष क्या होता है। पर्सन हु इंडल्जेस इन विरुद्धासन, इनकॉम्पेटिबल फूड, जो विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, जो अध्यासन, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, अजीर्ण आसन, जो ईटिंग ओवर अनडाइजेस्टेड फूड, डेवलप्स आम दोष विच इज सिमिलर टू पॉइजन। तो इन सभी कंडीशन में क्या होता है, आम दोष बनता है जो कि पॉइजन की तरह काम करता है। हेंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज आम विष, इसीलिए इसको आम विष भी कह देते हैं ना, अनडाइजेस्टेड फूड पॉइजन। तो क्या है, अगर आप विरुद्ध आहार का सेवन कर रहे हैं, विरुद्ध आहार का बारे में हमने अनुरक्षा अध्याय में पढ़ रखा है क्या होता है। अध्यासन, ज्यादा खाना खा रहे हैं। अजीर्णासन मतलब अभी पहले हमने जो खाना खाया था वो अभी पचा नहीं है और तुरंत हमने अगला मील भी ले लिया। तो इन कंडीशन में क्या होता है, आम दोष की उत्पत्ति होती है और ये पॉइजन की तरह काम करता है, इसलिए हम इसे आम विष भी कहते हैं। सच अ पर्सन शुड बी रिफ्यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट सिमिलैरिटी विद पॉइजन एंड क्विकनेस इन कॉजिंग डेथ। तो इसके सीवियर, आम दोष के सीवियर कंडीशंस में क्या होता है, डेथ निश्चित हो जाती है, क्योंकि आम विष की तरह काम करने लगता है। तो हमने देखा अलस्का क्या होता है, विसूचिका क्या होता है, दंड अलस्का क्या होता है, आम विष क्या होता है। अगर आपको अभी तक याद नहीं आ रहा है तो इसके बारे में फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए इतना, क्योंकि अब हम उनके ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि अलस्का, इन सभी जो व्याधियों की हमने बात की, तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो अलस्का की ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, तो पहले आम देखते हैं क्या है। अनडाइजेस्टेड फूड स्टैग्नेटिंग इनसाइड द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट शुड बी रिमूव्ड क्विकली आफ्टर डिसाइडिंग द कंडीशन ऑफ इजी मैनेजमेंट। जब हम मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो हम आम को निकालेंगे। अलस्का अगर हमें ट्रीट करना है तो सबसे पहले हमको आम को रिमूव करना होगा। द पर्सन इज मेड टू ड्रिंक वार्म वाटर मिक्सड विथ पाउडर ऑफ वचा, सैंधवा, मदन फला। तो इन चीज़ों की सेवन करने से क्या होगा, वॉमिटिंग होगा। अलस्का में क्या हो रहा था, आम दोष आलस से मतलब लेजिली हमारे स्टमक में जाके एक्यूमुलेट हो जा रहा था, वो निकल ही नहीं रहा था ऊपर से या नीचे से। तो सबसे पहले गर्म पानी के साथ वचा, सैंधा और मदन फल देके उसको वॉमिटिंग कराएंगे। दिस थेरेपी इज फॉलोड बाय स्वेदन। तो पहले वॉमिटिंग कराएंगे, उसके बाद स्वेदन कराएंगे। नेक्स्ट उसके आगे क्या करेंगे, फलवर्ती, रेक्टल suppositories prepared from fruits which help in the downward movement of feces and flatus should be administered। उसके बाद हम फलवर्ती देंगे। फलवर्ती के बारे में हम आगे देंगे, अभी आपको इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। और वर्ती बनाते हैं ना, कुछ फलों से मिला के, वर्ती मतलब बाती बना के उससे एनल कैनाल से हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे ताकि उससे फ्लेटस और फीसेस का इजीली रिमूवल किया जा सके, है ना। तो ऊपर से हम वॉमिटिंग करा रहे हैं, नीचे से हम उसको स्टूल पास करवाएंगे, फ्लेटस पास कराएंगे। और द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर रिजिड शुड बी वेल फोमेंटेड एंड देन रैप्ड विद क्लॉथ। फोमेंटेड मतलब स्वेदन कराएंगे ना, फोमेंटेड मतलब स्वेदन कराना होता है। तो जो भी शरीर में जहाँ जहाँ जकड़न हुई है उसको स्वेदन करेंगे और कपड़े से रैप अप करेंगे। तो हमने क्या कराया, जो लेजी आम दोष एक्यूमुलेटेड था स्टमक में, उसको ऊपर से हमने वॉमिटिंग कराया, कुछ चीज़ों यहाँ पे मेंशन चीज़ों का सेवन करा के, और फलवर्ती के हेल्प से हम फीसेस और फ्लेटस को भी डाउनवर्ड मूवमेंट कराएंगे, और जहाँ जहाँ शरीर में जकड़ाहट थी वहाँ पे स्वेदन करेंगे और क्लॉथ से रैप कर देंगे।
ये अलास्का का हो गया। विसूचिका का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इन एडवांस स्टेजेस ऑफ विसूचिका, विसूचिका में भी जब एडवांस स्टेजेस हैं तो इनमें ब्रांडिंग बाय फायर ओवर द हील, है ना, अग्निकर्म करके करेंगे, है ना, हील पे अग्निकर्म करते हैं। और क्या करेंगे? द पेशेंट शुड बी मेड टू फास्ट ऑन दैट डे, उस दिन इंसान को फास्टिंग करा देंगे। टेक केयर ऑफ एज द वन हु हैज़ अंडरगन परगेशन थेरेपी, और जैसे परगेशन, जैसे विरेचन कर्म कराने के बाद जो पोस्ट ट्रीटमेंट केयर जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, विरेचन कर्म कराने के बाद जो चीज़ें इंडिकेट की जाती है कि ये चीज़ें करनी है, वही चीज़ें विसूचिका की कंडीशन में भी हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को। ऑल द पोस्ट विरेचन प्रोसीजर्स एंड ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द पेशेंट, पोस्ट विरेचन जो भी प्रोसीजर ट्रीटमेंट होता है वो हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को। ठीक है, तो हील में अग्निकर्म करेंगे, फास्टिंग कराएंगे उस दिन, और विरेचन के बाद जो भी प्रोसीजर ट्रीटमेंट कराते हैं वो हम करेंगे विसूचिका कंडीशन में। आम दोष के ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे? द पेशेंट ऑफ इंडाइजेशन दो हैविंग सीवियर एब्डोमिनल पेन शुड नॉट टेक पेन किलिंग ड्रग्स। अब क्या होता है, आम दोष में एब्डोमिनल पेन होता है बहुत ज़्यादा, फिर भी हम पेन किलर्स नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि अग्नि ऑलरेडी मन दे है ना। The Agni digestive fire which is associated with आम will not be able to digest the doshas, drugs and food। अब आम दोष ऑलरेडी बन रखा है, उसमें हम पेन किलर देते हैं, तो पेन किलर को भी तो एक हद तक डाइजेस्ट होना पड़ेगा, तभी तो वो अपना काम करेगा, है ना। तो डाइजेस्टिव फायर ऑलरेडी खराब हो चुका है आम के कारण, तो इसलिए ये दोष, ड्रग, फूड मतलब दवाई वगैरह किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, तो कंडीशन और वर्स होगा। इसलिए एब्डोमिनल पेन होते हुए भी हम पेन किलर ड्रग्स नहीं देते हैं। द सीवियर ट्रबल्स अराइजिंग फ्रॉम दिस थ्री विल सून किल द पेशेंट, और अगर हम फिर भी दिए जा रहे हैं तो ये डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है ये चीज़ें। After the food is found digested, if stiffness and heaviness of the abdomen persisting, then the medicine should be given to digest the residue doshas to stimulate the Agni digestive fire। अगर फूड हम देख रहे हैं, अब इलाज किया हमने आम दोष का, आम दोष के इलाज से अब फूड प्रॉपर्ली डाइजेस्ट हो चुका है, तब अब उसके बाद भी अगर शरीर में जकड़ाहट और गुरुता देखने को मिल रही है, तब हम मेडिसिन देंगे जो कि डाइजेस्टिव पावर को और बढ़ाए और जो रेसिडुअल दोषास हैं उनको रिमूव करे। ठीक है। डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय आम अनडाइजेस्टेड फूड बिकम रिलीव्ड बाय अपतर्पण नॉन नरिशमेंट। Three kinds of apatarpan appropriate to the three doshas should be adopted after careful consideration of all aspects। इसका मतलब क्या है कि आम के कारण होने वाले जितने व्याधि होती है वो ठीक कैसे होती है? अपतर्पण थेरेपी। अपतर्पण क्या होता है? संतर्पण अपतर्पण होता है, ब्रह्मण लंघन, है ना, तो लंघन कराते हैं। तो आम दोष में क्या कराएंगे? आम दोष से होने वाली व्याधियों कंडीशन में क्या कराएंगे? लंघन कराएंगे, और लंघन कराने के बाद भी फूड अगर लंघन कराने के बाद फूड डाइजेस्टेड हमको मिल रहा है, उसके बाद भी स्टिफनेस या हेवीनेस है, तो क्या करेंगे? डाइजेस्टिव पावर को बढ़ाने वाले और रेसिडुअल दोषास को भी एलिमिनेट करने वाले मेडिसिन का हम प्रयोग कराएंगे। ठीक है। तत्र अल्पे लंघनम पथ्यम, मध्ये लंघनम पाचनम, प्रभुते शोधनम, तद्धि मूलाद उन्मूलयेन मलान। इफ आम इज लिटिल ओनली लंघन विल बी सुटेबल। आम अगर मॉडरेट है तो लंघन और पाचन भी कराएंगे, और अगर आम सीवियर है तो शोधन कराना पड़ेगा, पंचकर्म थेरेपी करना पड़ेगा। दिस विल एक्सपेल आउट द दोषास एंड आम फ्रॉम वेरी रूट, है ना। ये शोधन करा देंगे तो पूरे जड़ से आम दोष खत्म हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या देखा, एक बार आपको रिवाइज करा दूँ ट्रीटमेंट की, एकदम स्मॉल है ना, एकदम समराइज कर देता हूँ आपको। कहाँ गया? ट्रीटमेंट ऑफ अलास्का, है ना। अलास्का में क्या करेंगे? आलसी होके अनडाइजेस्टेड फूड पेट में एक्यूमुलेट हो गया था, उसको क्या कराएंगे? वचा, सैंधव, मदन फल और गर्म वाटर दिला के उसको वॉमिटिंग के थ्रू बाहर निकालेंगे। फलवर्ती की मदद से उसको नीचे से भी उसको निकालेंगे, और शरीर में जो जो हिस्सा जकड़ा हुआ है वहाँ स्वेदन करके और कपड़े वहाँ पे रैप करके उस पूरे इलाके को सही करेंगे, है ना। तो इससे अलास्का का ट्रीटमेंट हो गया। विसूचिका में क्या करते हैं? हील पे अग्निकर्म करेंगे, उस दिन फास्टिंग कराएंगे, और विरेचन कर्म करने के बाद जो भी प्रोसीजर और ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं वही इसमें भी एडवाइस करेंगे। अब आम दोष का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो आम दोष की कंडीशन में लंघन कराएंगे। अगर आम दोष का कम प्रकोप है, लिटिल है, तो बस लंघन कराएंगे। आम दोष थोड़ा मॉडरेट हो चुका है तो लंघन और पाचन भी कराएंगे, और सीवियर हो चुका है तो शोधन के थ्रू आम दोष का रिमूवल कराएंगे। ठीक है। और आम दोष के ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी अगर शरीर में स्टिफनेस वगैरह हमको दिख रही है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम रेसिडुअल दोषास को निकालने के लिए और अग्नि को स्टिमुलेट करने के लिए डाइजेस्टिव मेडिसिन हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे।
ठीक है। अब ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डिजीजेस, इनके मूलभूत सिद्धांत की बात करते हैं। इवन द अदर डिजीजेस शुड बी ट्रीटेड बाय अडॉप्टिंग ट्रीटमेंट्स व्हिच आर अपोजिट टू देयर कॉजेटिव फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड हेतु विपर्य चिकित्सा। ये आप सेकंड टर्म में पढ़ेंगे, हेतु विपर्य चिकित्सा क्या होता है। इसका मतलब ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ना, इसके और भी टाइप्स होते हैं बहुत सारे, वो उसके बारे में हम अगले प्रॉक में पढ़ेंगे। पहले आप इतना जानिए कि हेतु, हेतु मतलब क्या होता है, कॉज, जिस कारण से कोई व्याधि उत्पन्न हुई है। विपर्य मतलब अपोजिट, तो जिस कारण से कोई बीमारी हुई है उसके अपोजिट हम ट्रीटमेंट करेंगे, वो पॉजिटिव फैक्टर्स के अपोजिट हम ट्रीटमेंट करके कोई भी डिजीज को हम एलिमिनेट करते हैं। हेतु मीन्स पॉजिटिव फैक्टर्स। If, however, the disease recur or persist for a long time, then the hetu viparya should be given up and disease-specific treatment should be adopted. It is called व्याधि विपर्य चिकित्सा। अब व्याधि विपर्य क्या है, तो डिजीज होने के कारण जो आपके शरीर में सिम्टम दिख रहे हैं, तो अब उस डिजीज के अपोजिट हम चिकित्सा करेंगे। पहले हम हेतु के विपर्य चिकित्सा करते हैं, जो पॉजिटिव फैक्टर था उसको एलिमिनेट करके, जो पॉजिटिव फैक्टर है, जैसे ठंडी के कारण आपको कोई बीमार है ना, सर्दी के कारण कोई बीमारी हो रही है, तो उस सर्द को मिटाने के लिए जैसे गर्म रूम में रहना, गर्म कपड़े पहनना, तो हेतु विपर्य चिकित्सा हो गया। और व्याधि विपर्य, अब उस हेतु कारण कोई व्याधि उत्पन्न हो चुकी है और ये लंबे समय तक है, तो अब व्याधि स्पेसिफिक हम ट्रीटमेंट करेंगे ना, उस व्याधि को एलिमिनेट करने के लिए। क्योंकि इस कंडीशन में बस आप सर्दी को आप एलिमिनेट करके कुछ हद तक आप बच सकते हैं ना, लेकिन अगर सर्द में आपको कोई बीमारी हो जाती है तब तो उस इलाज करना पड़ेगा ना, उस व्याधि का इलाज करना पड़ेगा, व्याधि विपर्य चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो ये चिकित्सा सिद्धांत हो गया। तद अर्थकारी चिकित्सा, थेरेपीज विच डू नॉट एक्चुअली अपोजिट ऑफ आइदर द कॉज और द डिजीज स्टिल प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट should be adopted when the doshas have returned to normal, when the arm is completely relieved, when digestion activity is completely restored to normalcy, then oil bath, drinking of oil and enema etc should be administered to give strength in the patient, है ना। तो तद अर्थकारी चिकित्सा, जो कि ना कॉज के ना हेतु विपर्य है और ना ही व्याधि विपर्य है, फिर भी ये अच्छा रिजल्ट शरीर में दिखाता है। ये कब करते हैं, जब दोषा अपने सही स्थान पे आ चुके हैं, आम कंप्लीटली खत्म हो चुका है, शरीर पूरा डाइजेशन वगैरह सब नॉर्मल हो चुका है, तब हम ऑयल बाथ कराएंगे। ऑयल का ओलिएशन थेरेपी मतलब स्नेहन कराएंगे, एनेमा, बस्ती एक्सेट्रा कराएंगे, ताकि अब सारी चीज़ें उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ वो फिर से रिगेन कर पाए। जो व्याधि के कारण जो उसने स्ट्रेंथ लूज की थी, इम्यूनिटी खराब हुआ था, वो सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल हो पाए, है ना। तो ये ना हेतु विपर्य है ना व्याधि विपर्य है, लेकिन फिर भी ये करने से लाभकारी होता है ना। इसको तद अर्थकारी चिकित्सा बोलते हैं। आगे देखते हैं अजीर्ण के भेद क्या होते हैं। अजीर्ण के बारे में बात करें। अजीर्ण क्या होता है, अजीर्ण मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ इंडाइजेशन। अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, और उसके हम डिफरेंट काइंड्स के बारे में बात करेंगे। तो विशिएशन ऑफ कफ कॉजेज आम अजीर्ण, तो कफ में विशिएशन होने के कारण आम अजीर्ण होता है। अब आम अजीर्ण क्या होता है, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्वेलिंग ऑफ द आई सॉकेट्स एंड चीक्स, मुंह सूजा स्वेल लगेगा ना, आंखों के पास, चीक्स के पास स्वेलिंग आपको देखने को मिलेंगे। बेल्ची डकार, डकार जो होती है सिमिलर टू दोज विच कम अप इमीडिएटली आफ्टर मील्स, जो खाना खाने के तुरंत बाद जो डकार आती है वो बार बार आपको डकार आती रहेगी। एक्सेसिव सलाइवेशन, नोजिया एंड हैवीनेस ऑफ द बॉडी, ये हो रहा है तो हमको समझ जाना चाहिए कि अजीर्ण में भी इंडाइजेशन हुआ है। इंडाइजेशन में भी कौन सा इंडाइजेशन, आम अजीर्ण, मतलब कफ विशिएट होने के कारण अजीर्ण हुआ है। अब विस्तब्ध अजीर्ण, विस्तब्ध अजीर्ण क्या होता है, इसमें वात के विशेषण के कारण विस्तब्ध अजीर्ण हुआ है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, पेन हो गया एब्डोमेन में, कॉन्स्टिपेशन होगा, फ्लैटुलेंस, डेबिलिटी, है ना, कमजोरी, ये सारी चीजें होंगी विस्तब्ध अजीर्ण में। अजीर्ण मतलब इंडाइजेशन, कफ के विशेषण के कारण हुआ है तो शरीर में ये सिम्टम देखने को मिलेगी, और इंडाइजेशन वात के विशेषण के कारण हुआ है तो ये सिम्टम देखने को मिलेगी। विदग्ध अजीर्ण, द टाइप ऑफ इंडाइजेशन इज ड्यू टू विशिएटेड पित्त, पित्त के विशिएट होने के कारण अजीर्ण होगा तो उसको विदग्ध अजीर्ण कहेंगे। इसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगी, थर्स्ट, फेंटिंग, डिजीनेस, गिडीनेस, सावर बेल्चिंग एंड बर्निंग सेंसेशन एज इट्स सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम देखने को मिलेगा अगर पित्त के विशेषण के कारण इंडाइजेशन हुआ है तो। अब अजीर्ण की चिकित्सा हमने अलस्का, विसूचिका, आमदोष, इन सभी की चिकित्सा, इन सभी के बारे में पढ़ा, उनकी चिकित्सा पढ़ी। तो अब अजीर्ण के बारे में पढ़ेंगे। अजीर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया इंडाइजेशन कैसा होता है, 3 प्रकार के होते हैं। अब इनकी चिकित्सा की बात करेंगे। तो फॉर आम अजीर्ण, लंघनम कार्यमामेतु विष्टब्धे स्वेदनम भृशम विदग्धे वमनम यद्वा यथावस्थम हितम भवेत। तो आम अजीर्ण कफ के का विशेषण के कारण इंडाइजेशन में क्या करेंगे, लंघन कराएंगे, फास्टिंग कराएंगे। विस्तब्ध अजीर्ण स्वेदन कराएंगे, विदग्ध अजीर्ण वमन कराएंगे, ठीक है। और ये भी देखते हैं कुजरनी के बस इतना कराएंगे। अब अजीर्ण की अवस्था भी देखेंगे ना, कि ये मतलब जनरल आपको चीज़ें बता दें। अब अवस्था पे भी डिपेंड करता है कि अजीर्ण किस लेवल का हो रखा है। अब विलंबिका के बारे में बात करेंगे, ये भी एक टाइप ऑफ अजीर्ण है। विलंबिका अनदर टाइप ऑफ इंडाइजेशन।
Occurs due to profound accumulation of arm inside the channels. It is caused due to vitiation of cough and vat and has all the symptoms of arm. Its treatment also is similar to arm. तो विलंबिका में क्या होता है, ये भी इंडाइजेशन है. ये इंडाइजेशन क्यों होता है? आम की उत्पत्ति के कारण इंडाइजेशन होगा, इसमें कफ और वात विशिएटेड होगा और आम की तरह ही सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, तो इलाज भी आम वाला ही हम इसमें कर देंगे विलंबिका में. ठीक है. अब रसशेष अजीर्ण, ये भी एक टाइप ऑफ अजीर्ण है. इसमें क्या है? लैक ऑफ इंथुसियाज्म, डिस्कम्फर्ट इन द रीजन ऑफ द हार्ट इन स्पाइट ऑफ प्योर बेल्चिंग. मतलब प्रॉपर डकार आ रही है, फिर भी कहीं ना कहीं हार्ट में डिस्कम्फर्ट है ना, सीने में थोड़ा भारी भारी सा लगने लगता है यहाँ पे कुछ अटका हुआ है. तो इस रसशेष अजीर्ण में ये होता है. आर द फीचर्स ऑफ रसशेष अजीर्ण अनदर काइंड ऑफ इंडाइजेशन. सच अ पर्सन शुड स्लीप फॉर सम टाइम ड्यूरिंग डे. दिवा स्वप्न करना चाहिए, मतलब दिन में सोना चाहिए बिना कुछ खाए. अब पेशेंट ऑफ इंडाइजेशन ऑफ एनी टाइप शुड स्लीप ड्यूरिंग डे विदाउट टेकिंग एनी फूड. लेटर व्हेन ही डेवलप्स हंगर ही शुड ईट लिटिल क्वांटिटी ऑफ इजिली डाइजेस्टेबल फूड. तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. ऐसा जब लगे कि मतलब छाती में कुछ अटका अटका सा लग रहा है, वैसा सा डकार सही आ रही है, खट्टी डकार वगैरह नहीं आ रही, फिर भी कुछ अटका अटका सा इंडाइजेशन सा फील हो रहा है, तो आराम से क्या करना है, उस टाइम कुछ देर के लिए खाना ना खाओ, दिन में सो जाओ और उसके बाद जब उठो तो जब भूख लगे तो लघु आहार का सेवन कम क्वांटिटी में कर लो. रसशेष अजीर्ण ठीक हो जाएगा. ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है. अजीर्ण के सामान्य लक्षण, जनरल सिम्टम्स की बात करेंगे कि अजीर्ण हुआ है तो जनरली पता कैसे चलेगा कि अजीर्ण हुआ है. तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन होगा, एग्जॉशन थकान थकान सा लगेगा, इनएक्टिविटी ऑफ वात, डिस्टेंशन ऑफ द एब्डोमेन, फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड डिजीनेस आर द जनरल सिम्टम्स ऑफ अजीर्ण. अजीर्ण होगा तो ये जनरल सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगी. उसके बाद स्पेसिफिक सिम्टम्स हमने बात की, अलग अलग प्रकार के स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात की कि वात विशेषण, पित्त विशेषण, आम उत्पत्ति के कारण रसशेष अजीर्ण, इनके स्पेसिफिक सिम्टम्स देखे तो ये दिखे तो समझिए अजीर्ण है. उसके बाद वो सिम्टम्स रिकॉल करिए और पता करिए कि कौन सा वाला अजीर्ण हो रखा है और उस हिसाब से उसकी चिकित्सा कर सकते हैं आप. अजीर्ण अन्य कारण आने. अब अदर कॉजेज ऑफ अजीर्ण की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, सिर्फ यही कारण नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तो इंडाइजेशन हो गया. इज नॉट ओनली द कॉज फॉर प्रोडक्शन ऑफ आमदोष, है ना. फूड विच आर डिसलाइक्ड, जो खाना आपको पसंद नहीं है, जो कि फ्लैटुलेंस कॉज कर सकता है, जो बहुत ज़्यादा पक गया है या अभी कच्चा ही है, जो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, जो बहुत ज़्यादा रूखा है, सूखा हुआ है ना, जो बहुत ज़्यादा ठंडा है, जो कंटेमिनेटेड है, जिसके कारण बर्निंग सेंसेशन हो सकती है. विच आर ड्राइड अप और सोक्ड इन मोर वाटर, बहुत ज़्यादा पानी में जिसको फुला दिया गया हो. डू नॉट अंडरगो प्रॉपर डाइजेशन, ये सारे फूड का भी अगर सेवन करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं तभी आमदोष की उत्पत्ति होगी, ये सारी चीज़ें भी करते हैं तभी प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा. सो द फूड कंज्यूम्ड बाय पर्सन एफ्लिक्टेड विथ ग्रीफ, एंगर, एक्सेस हंगर, जिसको बहुत, जो दुख में है, शोक में है, गुस्से में है, बहुत ज़्यादा भूख लगी, इन कंडीशन में भी जो खाता है तो उसमें भी आमदोष की उत्पत्ति हो सकती है. अब दुष्ट आसन की बात करेंगे कि बैड फूड हैबिट्स क्या क्या होते हैं. मिश्रम पथ्यम अपथ्यम च भुक्तम समशनम मतम विद्याद अध्यशनम भयो भुक्तस्य उपरि भोजनम अकाले बहुच अल्पम वा भुक्तम तु विषमाशनम त्रिण्यप्येत्यानि मृत्युम वा घोरान व्याधिन सृजंती वा, है ना. इसका मतलब क्या है? कंज्यूमिंग सुटेबल एंड अनसुटेबल फूड्स मिक्स टुगेदर. जो पथ्य आहार है, अपथ्य आहार है, दोनों को साथ में खा रहे हैं, इस कंडीशन क्या बोलता है? समशन बोलते हैं. अध्यशन क्या होता है? ज़्यादा खाने को. कंज्यूमिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, अध्यशन, है ना. और कंज्यूमिंग लेस और मोर क्वांटिटी ऑफ फूड एट इम्प्रॉपर टाइम, विषमाशन. ऑल दिस थ्री आइदर कॉजेज डेथ और ड्रेडेड डिजीजेस. तो समाशन कर रहे हैं मतलब पथ्य अपथ्य आहार को मिला के खा रहे हैं, मतलब कुछ भी मिला के खा रहे हैं ना, रैंडम चीज़ें मिला के खा रहे हैं साथ में. बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हैं, जो पहला आपने मील खाया है वो अभी पचा नहीं है, उससे पहले आप बहुत ज़्यादा और खाना खा ले रहे हैं तो अध्यशन हो गया. और अलग अलग टाइम पे, है ना, इम्प्रॉपर टाइम पे ज़्यादा या कम खाना खा रहे हैं, उसको विषमोषण बोलते हैं. इन तीनों के कारण भयानक बीमारियां हो सकती है या डेथ भी हो सकता है. अब आहार विधि की बात करें कि किस तरीके से खाना चाहिए, तो काल सात्म्यम, फूड शुड बी कंज्यूम्ड एट द प्रॉपर टाइम. सूचि हितम, जो कि क्लीन हो, सूटेड टू हेल्थ, मतलब हाइजीनिक होना चाहिए. स्निग्ध, उष्ण और लघु, है ना, अंक्चुअस, हॉट और इजीली डाइजेस्टेबल फूड होना चाहिए. तन मन, फुल अटेंशन के साथ, है ना, बात करते हुए, मोबाइल चलाते हुए, कुछ और सोचते हुए ऐसे खाना नहीं खाना चाहिए, प्रॉपर अटेंशन के साथ खाना खाना चाहिए. षड्रस, मधुराप्रायम, मतलब सब सारी चीज़ें, सारे टेस्ट जो षड्रस है, षड्रस का सेवन करना चाहिए. कोई ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें षड्रस हो, कोई एक ही टेस्ट का खाना नहीं खाना चाहिए जिसमें सारे टेस्ट
हो वैसा फूड हम इंटेक करना चाहिए जिसमें खास करके स्वीटेस्ट ज़्यादा हो, है ना, स्वीटेस्ट प्रिवेलेंट हो, क्योंकि ये ब्राह्मण का काम करता है। ना अतिद्रुत विलंबितम, ना ही बहुत जल्दी खाना चाहिए, ना ही बहुत धीरे धीरे खाना चाहिए। स्नातः बात करने के बाद खाना चाहिए, नहाने के पहले खाना नहीं खाना चाहिए। शुद्धवान, प्रॉपर तरीके, जब हंगर मतलब भूख लग गया है तभी खाना चाहिए। विविक्त अष्ट, सिटिंग इन सॉलिट्यूड, मतलब है ना, सही तरीके से आइसोलेशन में बैठ के कायदे से खाना खाना चाहिए। धौतपादकार अन्नानः, वॉशिंग फीट, हैंड्स एंड फेस। तर्पयित्वा पितॄन् देवान् अतिथीन् बालकान् गुरून्। देखते हैं आप बहुत लोग खाना खाते हैं तो पहले थोड़ा सा खाने में से बाहर ऐसे रख देते हैं ना, अपने पितरों को वो समर्पित करते हैं, तो वो करना चाहिए। गॉड्स, गेस्ट, चिल्ड्रन, गुरु, सबको मतलब समर्पित करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। आफ्टर सेटिस्फाइंग इवन द डिपेंडेंट्स मेंटेन्ड इन द हाउस, जो भी जैसे गाय भैंस घोड़ा वगैरह है, या फिर मेड है, या फिर जो भी लोग हैं जो आप पे डिपेंडेंट है, पहले उनको खिला के तभी खाना खाना चाहिए ना। अपनी प्रकृति के हिसाब से खाना चाहिए कि आपको क्या सूटेबल है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, ये सारी चीज़ों का ध्यान में रख के खाना खाना चाहिए। बिना फूड को ये कहते कि अरे यार बहुत खाना खराब है, खाने में ये बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कम, ये सब नहीं करना चाहिए, है ना। विदाउट मच ऑफ टॉक, ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज़्यादा मतलब लिक्विड फूड का सेवन करना चाहिए। जो खाना आपको पसंद है वो खाना चाहिए, जो लोग आपको पसंद है उनके साथ बैठ के खाना चाहिए, और जो आपके भरोसेमंद हैं, ऐसा नहीं कि ज़हर मिला के खिला दें, है ना, उस टाइप के लोग के साथ नहीं खाना चाहिए। और जो हाइजीनिक लोग होते हैं वही आपको सर्व करें तभी खाना चाहिए, अनहाइजीनिक लोग सर्व करें तो नहीं खाना खाना चाहिए। फूड विच इज़ कंटेमिनेटेड बाई ग्रास हेयर वगैरह से कंटेमिनेटेड है, बार बार उसको गरमाया गया, पहले का बना हुआ है अब उसको दोबारा गरमा के दिया जा रहा है, जिसमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए ना। विच कंसिस्ट मोर ऑफ वेजिटेबल्स एंड अनडिजायरेबल ग्रेन्स, ऐसी चीज़ है जो मतलब कंटेमिनेटेड है, एडल्टरेटेड फूड आपको नहीं खाना चाहिए। विच इज़ वेरी हॉट एंड वेरी सॉल्टी शुड बी रिजेक्टेड। अ फूड दैट शुड नॉट बी कंज्यूम्ड हैबिचुअली, अब जो रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किलता, डेयरी प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आयुर्वेद के हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट डेली हैबिचुअली नहीं खाना चाहिए, है ना। स्वीट इंटेस्ट, डेयरी प्रोडक्ट पे कौन सा स्वीट इंटरेस्ट है, दही, दही भी डेली नहीं खाना चाहिए। कुचिका, सॉलिड पार्ट ऑफ कर्ड्स। क्षार, अल्कलीज, सुक्ता, फर्मेंटेड ग्रोल। आम मूलक, अनकुक्ड रेडिश। मीट ऑफ एनिमल्स विच आर इमासिएटेड, जो मतलब ऑलरेडी बहुत कमज़ोर हैं, उन एनिमल्स का मीट नहीं खाना चाहिए, वो अलग बीमारियाँ हो सकती हैं। ड्राई मीट नहीं खाना चाहिए। मीट ऑफ द बोर, सुअर, शिप, काउ, फिश एंड बफेलो। माशा, निष्पावा, सालुका, बीस, पिस्ता, जर्मिनेटेड ग्रेन्स, ये पिस्ता वाला पिस्ता नहीं, ये अलग पिस्ता है। ड्राइड वेजिटेबल्स, यावका, फानिता, दो शुड नॉट बी कंज्यूम्ड हैबिचुअली, इनको खा सकते हैं लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं खाना चाहिए। इसमें सारी याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ आप याद कर लीजिएगा कि अपथ्य 10 आप याद कर लीजिएगा, कोशिश करिए कि 10 आपको याद हो जाए, ठीक है। अपथ्य आहार क्या क्या है जो डेली आपको मतलब रेगुलर बेसिस पे हैबिचुअली जो आप जिसका सेवन कर सकते हो, तो शाली राइस, अन्न स्वरूप में हमने पढ़ा था, शाली राइस बहुत अच्छा होता है, शाली राइस पथ्य आहार है। गोधूम, वीट, यव, बार्ली, षष्टिक, षष्टिक शाली, जो साठी का चावल जो छठ पूजा में जो हम खरीदते हैं, है ना, छठ पूजा में हमको लगता है वो साठी का चावल, तो षष्टिक शाली हो गया। जांगल, सुनिसनक, जीवंती, बालमूलक, पथ्य, पथ्य किसको, हरितकी को पथ्य कहते हैं, क्योंकि हरितकी सोचिए मतलब इतनी अच्छी चीज़ है कि उसका नाम ही हमने पथ्य रख दिया है। रसशास्त्र में अगले प्रॉफ में आप पढ़ेंगे तो आपको हरितकी के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे कि हरितकी कितना लाभकारी चीज़ होता है। आमला का, आमला, मार्दविका, पटोला, मुद्ग, शर्कर, घृत, दिव्योदक, क्षीर, शौद्र, दाड़िमा एंड सेंधव, इन सब, सेंधव लवण है ना, सेंधा नमक, इन सबको, ये सब पथ्य होते हैं, इनको रेगुलर बेसिस पे सेवन करना चाहिए। 10 बार इसके भी आप याद कर लीजिए। त्रिफला हनी के साथ और घी के साथ रात को खाना चाहिए। अगर आपको आपका आई साइट अगर कमज़ोर है तो आप क्या कर सकते हैं, त्रिफला को रात में हनी या घी के साथ मिलाकर खा सकते हैं डेली, तो आपका आई साइट बहुत अच्छा हो जाएगा। एनी अदर थिंग्स विच इज़ गुड फॉर प्रोमोटिंग मेंटेनिंग हेल्थ, कोई भी और भी अलग चीज़ें हो सकती है, कोई ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बस यही चीज़ें हैं, इनके अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपको आपके हेल्थ को मेंटेनेंस में, हेल्थ की मेंटेनेंस में अच्छी होती है, हेल्थ को प्रमोट करती है और बीमारियों को डिस्पेल करती है ना, बीमारियां नहीं होने देती, उनको हैबिचुअली पथ्य आहार की तरह ट्रीट करके रेगुलर बेसिस पे उनका सेवन किया जा सकता है। फूड दैट शुड बी कंज्यूम्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द मील, अब खाना खाने के पहले क्या क्या खाना चाहिए ना,
तो फूड विच आर नॉट इजीली डाइजेस्टिबल, जो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, कितना है, हम 19 नंबर पेज पे है ना, बस ख़त्म होने वाला है। फूड मेरी भी थोड़ी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए मैं आई होप आपको चीज़ें सारी समझ आ रही हैं, ऑल्दो मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ, लेकिन आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही है ना। फूड्स विच आर नॉट इजीली डाइजेस्टिबल, जो आसानी से डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, विच आर अंक्चुअस, बहुत ज़्यादा फैटी हैं, स्वीट, स्लो एंड हार्ड टू डाइजेस्ट, जो कि धीरे धीरे डाइजेस्ट है ना, विष, इच्छु, मोचा, कोका, आम्र, मोदक, इन सारी चीज़ों को खाना खाने से पहले खाना चाहिए। उत्कारिका, स्वीट डिश शुड बी कंज्यूम्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ द मील। तो इन सारी चीज़ों को पहले खाना चाहिए, क्यों, इन सब चीज़ों को आप पहले खा लेंगे ना तो आप ज़्यादा खाना नहीं खाएंगे, पहले ही गुरु चीज़ों का सेवन कर लेंगे ना तो आप ज़्यादा नहीं खाएंगे। पहले लाइट चीज़ों का सेवन करें तो आगे भी आप बहुत ज़्यादा खा लेंगे, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपको बीमारियाँ हो सकती है। इसीलिए इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो इजीली डाइजेस्टिबल नहीं है, फैटी, स्वीट, ये सारी चीज़ें गुरु आहार होती हैं। तो गुरु आहार का सेवन पहले ही कर लेंगे तो आपका क्वांटिटी काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप ज़्यादा अमाउंट में खा ही नहीं पाएंगे। और जो इसके एग्जैक्ट अपोजिट क्वालिटीज़ हैं, इसको एंड ऑफ द मील में खाना चाहिए। दोज विच आर प्रिडोमिनेटली सार एंड सॉल्ट इन द मिडल ऑफ द मील। तो सारे टाइप ऑफ फूड का वर्णन कर दिया। गुरु आहार को पहले खाना चाहिए, सॉल्ट और सार चीज़ें, सॉल्टी और सार चीज़ें मिडल में खाना चाहिए, और खाना खाने के बाद लघु आहार का सेवन करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया लॉजिक, मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से खाना चाहिए। अन्येन कुक्षर्धवांसो पानन पानेन एकम प्रपूरयेत, आश्रयम पवनादीनाम चतुर्थम अवशेषयेत। 2 पार्ट्स ऑफ द स्टमक। देखिए इसमें क्या होता है कि अब आप फूड है ना, जो आपका स्टमक है, मान लीजिए आपका स्टमक है, तो इसको आप 4 हिस्से में डिवाइड करेंगे, मतलब आप डिवाइड नहीं करेंगे, आप अपने दिमाग में इमेजिनरी ये डिवीज़न बना लीजिए, है ना। तो आपने इमेजिन कर लिया, आपके पेट के 4 वो हैं, 4 खाने हैं। इसमें क्या करना है कि 2 पार्ट जो है इसको आप भर दीजिए सॉलिड फूड से। ठीक है, पूरा पेट नहीं भरना है, पेट आधा पेट भरना है सॉलिड फूड से। 1 पार्ट ऑफ फूड भरना है लिक्विड पार्ट से, और अगला पार्ट में क्या है, उसको वायु के लिए छोड़ देना है ना, वात के लिए छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि लिक्विड पार्ट और ये मिलके 2 पार्ट जो सॉलिड फूड के लिए है और लिक्विड पार्ट मिलके प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाएगा, और वायु उसके मूवमेंट में और उसको पचाने में हेल्प करेगा। तो इसलिए फूड को इतने मात्रा में खाना चाहिए ना। तो पेट को 4 हिस्से में डिवाइड किया, 2 हिस्से को आपने सॉलिड फूड के लिए रखा, 1 हिस्से को लिक्विड फूड के लिए रखा, और 1 हिस्से को आपने वात के लिए रखा, ताकि वात उसमें मूव कर पाए। तो इसीलिए, और हम क्या करते हैं कि पूरा सॉलिड से ही भर देते हैं, चारों खाने, 8 जितने खाने सारे सॉलिड से ही भर देते हैं। पानी और वात के लिए तो जगह भी नहीं छोड़ते, पानी कुछ लोग पी भी लेते हैं, वात के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ते। तो ये बहुत गलत है, ये इंडाइजेशन का कारण बनता है। और अजीर्ण के कारण, मतलब जितनी व्याधियाँ होती है ना, समझिए इंडाइजेशन के कारण ही होती है। अगर अग्नि मंद हो गई तो समझिए इतनी सारी बीमारियां होंगी, मतलब जितनी बीमारियां होती हैं मेनली उसका कॉज ये होता है कि अग्नि आपकी मर गई है। तो खाने पे विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। अनुपान, अनुपान क्या होता है, अनुपश्चात पीयते इति अनुपानम, खाना खाने के बाद जो हम ड्रिंक्स लेते हैं उसको हम अनुपान कहते हैं। कोल्ड वाटर इज आइडियल आफ्टर ड्रिंक, ये सारी चीज़ें कोल्ड वाटर पीना चाहिए इन सभी के बाद, है ना। बार्ली का सेवन, गोधूम, दही, वाइन, पॉइजन, हनी, इन सब के सेवन के बाद हमें कोल्ड वाटर का सेवन करना चाहिए। और वार्म वाटर का सेवन कब करना चाहिए, जब हमने कोई स्टार्ची खाना खाना है जिसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च है। मस्तू, जो दही जमाते हैं तो उसके ऊपर पानी का एक लेयर आ जाता है ना। अब जब अच्छे तरीके से दही जमती है तो उसको मस्तू बोलते हैं। तक्र, बटर मिल्क, है ना। छाछ, आम्ल कंजिक, डिशेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड मुद्गा एंड अदर एज लेग्यूम्स। तो इन सभी के बाद, ये सब सेवन करने के बाद हमें अनुपान के रूप में क्या लेना चाहिए, वार्म वाटर लेना चाहिए। सूरा, बियर पिया है आपने, है ना, पीना नहीं चाहिए बियर, लेकिन बियर पीने के बाद क्या होता है, इज़ द आइडियल आफ्टर ड्रिंक फॉर लीन पर्सन। तो जो लीन लोग हैं, मतलब नहीं पीना चाहिए, लेकिन जो लीन पर्सन है उनको अगर बियर दिया जाए तो वो उनके लिए अनुपान के रूप में बेस्ट होता है ना। क्योंकि बियर क्या करता है, फैट वर्धक होता है, मेदस बढ़ाता है शरीर में, तो इसलिए लीन लोगों को बियर दिया जा सकता है। हनी मिक्सड विथ वाटर इज़ द आइडियल आफ्टर ड्रिंक फॉर ओबीस पर्सन। जो मोटे लोग हैं उनके लिए हनी में वाटर मिला के पीते हैं बहुत लोग सुबह सुबह के टाइम पे, है ना। लेकिन अभी के टाइम पे क्या है, हनी कहाँ मिलता है, एडल्ट्रेटेड हनी मिलता है, आधा से ज़्यादा तो उसमें शुगर होता है। ज़्यादा टाइम तक हनी रख दीजिए, उसके नीचे पूरा चीनी जम जाता है, तो लोग वही चीनी पी रहे हैं और बोलते हैं कि वो पतले नहीं हो रहे हैं ना, आयुर्वेदिक काम नहीं करता है। तो इसीलिए ओरिजिनल हनी जो होता है उसमें नीचे कुछ जमता वमता नहीं है, तो ओरिजिनल हनी पीना चाहिए वाटर के साथ मिला के। ये मार्केट में जो मिलते हैं पतंजलि वगैरह का, वो सुटेबल नहीं होता है, वो सही नहीं होता है।
उसमें चीनी होता है बहुत ज़्यादा। मीट सूप इज़ गुड आफ्टर ड्रिंक फॉर द इमेसिएटेड, और जो वही इमेसिएटेड जिनमें क्षय हो रखा है, जो लीन लोग हैं, उनके लिए मीट सूप सबसे बढ़िया ड्रिंक माना गया है। और लीन लोगों के लिए क्या माना गया है? सूरा भी माना गया है, और वही इमेसिएटेड लोगों के लिए मीट सूप भी। ये दोनों ब्राह्मण करते हैं ना। वाइन्स आर आइडियल आफ्टर मील ऑफ मीट टू दोज हु हैव पुअर डाइजेस्टिव कैपेसिटी, जिनका डाइजेशन सही से नहीं हो रहा है और जिन्होंने मीट का सेवन किया है, उसके बाद वाइन अनुपान के रूप में दिया जा सकता है। मिल्क बेस्ट होता है फॉर दोज हु आर डेबिलिटेटेड बाय डिजीजेज, जिनको ऑलरेडी कोई बीमारी से अभी भी उबर रहे हैं, जिनको कोई बीमारी हो रखी है, या फिर जो कोई मेडिसिन पे हैं, जो लंबे दूरी तक चल के आए हैं, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में एक्टिव हैं, फास्टिंग जिन्होंने किया है, जो एक्सपोज हुए हैं सन को, एंड सच अदर टायरसम एक्टिविटीज़, और ऐसे थका देने वाली चीज़ें की उन लोगों ने, जो इमेसिएटेड हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, इन लोगों के लिए तो जो मिल्क होता है वो अमृत का काम करता है। अनुपान के रूप में मिल्क इनके लिए अमृत का काम करता है। अब एक आइडियल अनुपान की हम बात करते हैं, इज दैट विच हैज़ प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ दोज ऑफ द फूड बट नॉट इनकम्पैटिबल विद देम। तो अनुपान आइडियल कौन सा होता है? जो कि जो भी आपने खाना खाया है उसके अपोजिट क्वालिटी का हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो विरुद्ध ना हो जाए, वो दोनों मिलके विरुद्ध आहार ना बन जाए। ठीक है, तो ये आइडियल होता है। सच एन आफ्टर ड्रिंक इज ऑलवेज वैल्यूएबल, ऐसे अनुपान हमेशा हमेशा मतलब लाभदायक ही होते हैं। अनुपान के बेनिफिट क्या होता है? अनुपानम करोत्युर्जाम तृप्तिम व्याप्तिम दृढ़ अंगताम अन्न संघात शैथिल्य विकिल्लति जरनानि च, invigorates, gives contentment, helps proper involvement of food inside, stability of the body parts, loosening of the hard masses of food, their proper liquefaction, motioning and digestion, है ना। तो फूड को सही तरीके से लूज करेगा, डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, लिक्विफाई करेगा, शरीर को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, और ऊर्जा प्रदान करता है इंसान को, है ना, और सेटिस्फैक्शन फील कराता है। इसलिए अनुपान की कुछ फ़ायदे हैं, ये आप याद कर लीजिएगा 4-5। कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ अनुपान क्या होता है? इट इज़ नॉट गुड इन डिजीजेस ऑफ द ऑर्गन्स अबव द शोल्डर्स, शोल्डर के ना, इसको क्या बोलते हैं, वो वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है, ऊर्ध्व जत्रुगत, है ना। जत्रु के ऊर्ध्व में जितने भी बीमारियां होती हैं, जो क्लेविकल के ऊपर जितने भी बीमारियां हैं और जितने भी ऑर्गन्स शरीर में, उनके डिजीजेस के केस में अनुपान हमें नहीं लेना चाहिए। डिस्निया, सीओपीडी हो रखा है, अस्थमा हो रखा है, खांसी हो रखी है, इंजरी टू चेस्ट, राइनाइटिस हो रखा है, और फॉर दोज इंगेज इन सिंगिंग एंड स्पीकिंग, जो बहुत ज़्यादा गाते हैं या बोलते हैं, गले में खराश हो रखी है, इन सब केसेस में अनुपान कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, अनुपान नहीं लेना चाहिए। लिक्विड शुड बी अवॉइडेड बाय दोज, अनुपान उनको भी नहीं लेना चाहिए जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन है उन लोगों में, जिनको पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा मतलब यूरिनेशन हो रही है, जिनको जिनको आइज या थ्रोट की डिजीजेज हो रखी हैं, जिनमें अल्सर्स हो रखे हैं ना, छाले वगैरह पड़ रखे हैं। ऑल पर्सन्स बोथ हेल्दी एंड सिक शुड अवॉइड स्पीकिंग, वॉकिंग डिस्टेंस एंड स्लीपिंग इमीडिएटली आफ्टर कंज्यूमिंग लिक्विड्स। सारे लोग जो हेल्दी हैं या जो बीमार हैं, उनको ज़्यादा बोलना, ज़्यादा
थोड़ा स्टोरेज का इशू आ गया था तो इसलिए वीडियो बीच में बंद हो गया। और मेरे हॉस्टल में ना बहुत ज़्यादा वो भी हैं, क्या बोलते हैं, छदमचर हैं बहुत ज़्यादा, है ना, राक्षसों की तरह चिल्लाते रहते हैं, इनको कोई काम धाम है नहीं। एनीवेज, आगे देखिए क्या है। आगे हम कहाँ पे थे कि ऑल पर्सन बोथ हेल्दी, जो हेल्दी हैं, सिक हैं, इनको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए ना, जो हेल्दी हो या सिक हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़्यादा बोलना, ज़्यादा दूरी तक चलना, इसलिए कोई भी लिक्विड का सेवन करने के बाद तुरंत सो जाना, सन या फायर में एक्सपोज करना खुद को, व्हीकल्स में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना, बहुत ज़्यादा स्विमिंग करना, राइडिंग ऑन एनिमल्स सून आफ्टर कंज्यूमिंग फूड, ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, है ना। चाहे वो हेल्दी हो, सिक हो, उससे मतलब नहीं है। किन्हीं भी लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए ये सारी चीज़ें, तुरंत खाना खाने के बाद, तुरंत कुछ पीने के बाद, है ना, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आहार काल क्या होता है, प्रॉपर टाइम ऑफ मील क्या होता है ना। तो प्रॉपर टाइम ऑफ मील की बात करें तो कोई भी मील करने के, कोई भी, द आइडियल टाइम फॉर टेकिंग मील्स इज आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस एंड यूरिन, प्रॉपर तरीके से स्टूल और यूरिन को पास करने के बाद ही खाना खाना चाहिए। व्हेन माइंड इज क्लीन, दिमाग एकदम शांत हो, जब सारे दोष अपने अपने नेचुरल पाथ पे मूव करें, मतलब अपना फंक्शन सही तरीके से कर रहे हैं दोष, है ना, वो विशिएटेड नहीं है। जब डकार एकदम सही प्योर तरीके से हो, बिना किसी बुरे दुर्गंध के, दुर्गंध अगर आ रही है डकार में से, मतलब कि इनडाइजेशन है, सही तरह से खाना पचा नहीं है, या फिर कोई टेस्ट आया, डकार में कोई टेस्ट आ रही है, तो उस केस में भी हमें खाना नहीं खानी चाहिए। तो ये चीज़ें जब फाउल स्मेल या टेस्ट ख़त्म हो जाएगी, एकदम प्योर डकार आ रही है, उसमें कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, तब मतलब खाना सही तरीके से पच गया है, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए फिर से। जब सही तरीके से भूख लग रखी है, जब फ्लेटस डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है सही तरीके से, व्हेन द डाइजेस्टिव एक्टिविटी, जब आपकी डाइजेशन की क्षमता सही तरीके से, मतलब प्रॉपर डाइजेशन आपका है ना, ऐसा नहीं कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो रखा है, सही तरीके से डाइजेशन भी काम कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है शरीर में, सेंस ऑर्गन्स आर क्लियर फंक्शन, सेंस ऑर्गन भी सही तरीके से काम कर रहे हैं, जब शरीर हल्का आपको फील हो रहा है, जब शरीर में ऑलरेडी भारीपन लग रहा है, तो खाना नहीं खाना चाहिए। फूड शुड बी कंज्यूम्ड ऑब्जर्विंग द रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ टेकिंग फूड, तो फूड कंज्यूम करना चाहिए सही, इन सारे रूल्स का पालन करके, एंड प्रोसीजर्स ऑफ टेकिंग फूड, है ना, और किस तरीके से खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा टाइप का खाना, कितने क्वांटिटी में खाना है, इन सारी चीज़ों का ध्यान रख के ही हमें खाना खाना चाहिए। ठीक है, तो मातृशक्ति अध्याय यहाँ पे खत्म हो गया। मातृशक्ति अध्याय हम चरक में भी पढ़ेंगे, उसमें अलस्का विसूचिका वगैरह हम नहीं पढ़ेंगे, उसमें भी हम ये चीज़ें पढ़ेंगे ना, इन चीज़ों को एक्सक्लूड करके, ये चीज़ें जो ऑलरेडी हमने इसमें पढ़ रखी है, वो अगर सिमिलर चीज़ें उसमें हैं तो वो हम जल्दी जल्दी निपटा देंगे ना, उस पर ज़्यादा हम फोकस नहीं करेंगे। तो ऐसे कई सारे चैप्टर्स हैं जो अष्टांग हृदय और अष्टांग हृदय और चरक संहिता में सिमिलर है, तो एक ही चीज़ हम बार बार नहीं दोहराएंगे, वो चीज़ों में बस आपको रिकैप करता जाऊँगा, टॉपिक लिख दूंगा, उसको रिकैप करा दूंगा, है ना, और नई नई चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। तो अवॉइड करिएगा, इग्नोर करिएगा ये जो भी बैकग्राउंड में नॉइज़ वगैरह, बहुत ज़्यादा हल्ला वगैरह होता है ना, और ये चीज़ें बाधा नहीं बननी चाहिए पढ़ाई में। मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ इन चीज़ों से। एनीवेज, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, है ना। साइनिंग आउट, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।